तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग पोयम को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है ऑन वर्च्यू बाय फिलिस व्हीटली। तो चलिए हमारी पोयम में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम हमारी पोइटेस के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर बात की जाए हमारी पोइटेस के बारे में तो फिलिस व्हीटली इनका जो जन्म है वो 1753 में वेस्ट अफ्रीका में हुआ था। दोस्तों वो एक अमेरिकन राइटर थी जिन्हें पहली अफ्रीकन अमेरिकन ऑथर माना जाता है जिनकी पोएट्री की बुक पब्लिश हुई थी। दोस्तों उनके कुछ फेमस वर्क्स है जैसे कि ऑन इमेजिनेशन, अ फेयरवेल टू अमेरिका, टू हिज एक्सीलेंसी जनरल वॉशिंगटन, ऑन वर्च्यू एक्सेट्रा। और लास्टली उनकी जो डेथ है वो 5 दिसंबर 1784 बॉस्टन मैसेच्यूसेट्स में हुई थी। तो दोस्तों ये तो हमने बात कर ली हमारी पोइटिस के बारे में। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और इस पोएम के बारे में जानेंगे। दोस्तों अगर बात की जाए इस पोएम के बारे में तो ये जो पोएम है वो 1773 में पब्लिश हुई थी और ये जो पोएम है वो हमारी पोइटिस की फेमस बुक पोएम्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट रिलीजियस एंड मॉरल इस बुक का पार्ट थी। तो दोस्तों ये तो थे हमारे कुछ पोएम के इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि इस पोएम के टाइटल का मतलब क्या है। तो दोस्तों अब अगर बात की जाए हमारे इस पोएम के टाइटल के मीनिंग के बारे में तो इसका सिंपल मतलब है अच्छाई के बारे में। ऑन वर्च्यू का मतलब होता है अच्छाई के बारे में या फिर अच्छाई पर बात, यानी कि इस पोएम में जो है वो मतलब कि इस पोएम में पूरी तरह वर्च्यू यानी कि अच्छाई को समझने और उसके इंपॉर्टेंस बताने के लिए ये जो पोएम है वो लिखी गई है। वर्च्यू का मतलब समझते हैं दोस्तों। वर्च्यू का मतलब होता है हमारे अंदर की अच्छाई, हमारे अंदर की सच्चाई। मतलब सिर्फ बाहर से अच्छा दिखना नहीं होता है वर्च्यू का मतलब, बल्कि दिल से साफ होना, सही डिसीजन लेना, झूठ या फिर गलत काम से दूर रहना, दूसरों के साथ प्यार और रिस्पेक्ट से रहना। यानी कि वर्च्यू वो क्वालिटी है जो इंसान को अंदर से स्ट्रांग बनाती है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि वर्च्यू का मतलब क्या होता है। और हमारे इस पोएम का टाइटल है ऑन वर्च्यू, यानी कि अच्छाई के बारे में या फिर अच्छाई पर यहाँ पर बात की जा रही है। तो आई होप आपको ये जो टाइटल है वो भी क्लियर हो चुका होगा। दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और इस पोएम का जो है वो थीम और मैसेज जान लेंगे कि इस पोएम में जो है वो बताया क्या गया है, ताकि आपको जो है वो एक आइडिया लग सके कि पोएम किस बारे में मतलब कि कह रही है। दोस्तों अब अगर बात की जाए इस पोएम के बारे में तो इस पोएम में हमारी पोइटिस ने अच्छाई यानी कि वर्च्यू को एक बहुत ही स्पेशल और डिवाइन चीज़ के रूप में दिखाया है। वो वर्च्यू को कभी हीरे जैसा चमकता हुआ बताती है तो कभी रानी जैसा ऊपर बैठा हुआ दिखाती है और कभी एक प्यारी गाइड की तरह जो इंसान को सही रास्ता दिखाती है। तो इन सारे ही रूप में हमारी पोइटिस ने वर्च्यू को दिखाया है। पोएम में हमारी जो पोइटिस है वो ये बताती है कि दुनिया की जो छोटी छोटी और थोड़ी टाइम वाली खुशियाँ होती है ना, वो कभी असली नहीं होती, वो कभी परमानेंट नहीं होती है। असली सुकून और हमेशा वाली खुशी सिर्फ तब मिलती है जब इंसान अच्छाई के रास्ते पर चलता है और भगवान के करीब पहुंचने की कोशिश करता है। दोस्तों इस पोएम में साथ ही साथ स्ट्रगल भी है, होप भी है और एक स्ट्रांग विश भी है कि वर्च्यू हमेशा उनका साथ दे, स्पेशली जवानी के टाइम में, ताकि वो गलत रास्ते पर ना भटके। सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो ये जो पोएम है वो एक रिक्वेस्ट है, एक प्रार्थना जैसी पोएम है जिसमें हमारी जो पोइटस है वो अच्छाई से यानी कि वर्च्यू से बात करती है, अच्छाई से रिक्वेस्ट कर रही है कि मुझे गाइड करो और मुझे एंडलेस लाइफ और असली खुशी तक पहुंचाओ। तो दोस्तों यही है आज की हमारी इस पोएम का थीम या फिर कहे तो मैसेज। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और इस पोएम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखकर इसे अच्छे से डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारी इस पोएम की सबसे पहली लाइन आती है, ओ दाउ ब्राइट ज्वेल इन माई एम आई स्ट्राइव। दोस्तों यहाँ पर हमारी पोइटिस कह रही है कि ओ तुम जो मेरे गोल में चमकने वाले एक ब्राइट ज्वेल जैसे हो। दोस्तों यहाँ पर किससे बात कर रही है हमारी पोइटिस? तो हमारी पोइटिस जो है वो वर्च्यू से बात कर रही है सीधे सीधे, यानी कि वो जो गुण होता है अच्छाई वाला, सच्चाई वाला, उससे बात कर रही है कि तुम क्या हो? तो तुम मेरे गोल में हीरे के जैसे चमकने वाली एक चीज़ हो। गोल यानी कि मतलब होता है हमारा एम, यानी कि हमारा मकसद या फिर लाइफ का टारगेट जिसे हम कह सकते हैं। और ब्राइट ज्वेल का मतलब होता है बहुत ही कीमती और चमकदार हीरा, यानी कि तुम क्या हो? तो मेरे गोल में चमकने वाला एक ब्राइट हीरा हो, मैं तुम्हें पाने के लिए पूरी कोशिश कर रही हूँ। अब यहाँ पर इसको आसान तरीके से समझते हैं। यहाँ पर हमारी जो पोइटिस है वो वर्च्यू यानी कि अच्छाई और सही रास्ते को चमकदार हीरे जैसा बता रही है। अब हीरा ही क्यों बता रही है? क्योंकि हीरा बहुत ही कीमती होता है, सबको पसंद आता है और आसानी से मिलता भी नहीं है। मतलब वर्च्यू भी कुछ ऐसी ही चीज़ है जिसे चाहते तो सब है पर पाना जो है वो उसे ईजी नहीं होता। जब हमारी पोइटिस कहती है कि इन माई एम आई स्ट्राइव, तो इसका मतलब है कि उनकी लाइफ का मेन गोल है अच्छाई को पाना और वो सिर्फ सोच नहीं रही है बल्कि मेहनत भी कर रही है उस चीज़ के लिए।
यहाँ पर हमारी पोइटेस का इंटेंशन ये दिखाना है कि मॉरल लाइफ या फिर भगवान तक पहुँचने का रास्ता जो होता है वो कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। वो एक ट्रेजर जैसा है, एक खजाने जैसा है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। वो इस लाइन से बताना चाहती है कि उनका फोकस दुनिया की छोटी मोटी चीज़ों पर नहीं है, बल्कि अंदर से अच्छा इंसान बनने पर है। इस तरह वो वर्चू को एक डिवाइन गाइड की तरह भी दिखाती है, जो उनका गोल का सेंटर है। इस लाइन के थ्रू जो है वो मतलब कि हमें उनका स्ट्रगल भी दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ है, स्ट्राइव। दोस्तों, स्ट्राइव का मतलब होता है लगातार कोशिश करना, लगातार प्रयास करना, किसी चीज़ के लिए स्ट्रगल करना। मतलब हमारी पोइटेस को पता है कि अच्छाई तक पहुंचने का जो रास्ता है वो इजी नहीं है, पर फिर भी वो हिम्मत नहीं छोड़ रही है, फिर भी वो लगातार मेहनत कर रही है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारी इस पहली लाइन में हमें समझाया गया है। दोस्तों, इसके बाद हमारी अगली लाइन है, टू कॉम्प्रिहेंड दी डाइन ओन वर्ड्स डिक्लेयर विजडम इज हायर देन अ फूल कैन रीच। दोस्तों, यहाँ पर क्या बताया गया है कि मैं तुम्हें समझने की कोशिश कर रही हूँ। हमारी पोइटिस जो है वो वर्च्यू यानी कि जो अच्छा वाला गुण होता है, अच्छाई सच्चाई वाला जो एक इंसान के अंदर होना चाहिए, सीधा हमारी जो पोइटिस है उससे बात कर रही है कि मैं तुम्हें समझने की कोशिश कर रही हूँ। तुम्हारे अपने शब्द कहते हैं कि विजडम इतनी ऊपर होती है कि एक बेवकूफ़ यानी कि एक फूल आदमी जो है वो कभी भी उस तक पहुँच नहीं सकता। यानी कि यहाँ पर क्या बात हो रही है, तो हमारी पोइटिस कह रही है कि मैं तुम्हें समझने की कोशिश कर रही हूँ, वर्च्यू से बात कर रही है हमारी पोइटिस। फिर वो कहती है कि तुम्हारे अपने शब्द शब्द यानी कि जो वर्ड्स होते हैं, जो बातें होती है, जो सीख होती है, वही कहती है कि विजडम विजडम यानी कि एक तरीके से बुद्धि, अच्छी समझ वाला या फिर सोच वाला इंसान, सही सोच जिसे हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी पोइटिस कह रही है कि तुम्हारे अपने शब्द यानी कि वर्च्यू के शब्द खुद कहते हैं कि विजडम इतनी ऊपर होती है कि एक बेवकूफ़ आदमी, फूल यानी कि बेवकूफ़ जिसे कोई समझ नहीं होती है, तो वो आदमी जो है वो कभी भी विजडम तक यानी कि वर्च्यू तक पहुंच नहीं सकता। अब इसको आसान तरीके से समझते हैं। यहाँ पर हमारी पोइटेस वर्च्यू यानी अच्छाई से बात कर रही है, जैसे कि वो कोई जिंदा गाइड है। जब वो कहती है कि टू कॉम्प्रिहेंड दी, तो इसका मतलब है कि वो सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं बल्कि दिल और दिमाग से अच्छाई को समझना चाहती है। मतलब कि उनका जो गोल है वो बस अच्छा दिखना नहीं है, बल्कि सच में अंदर से समझदार और सही बनना भी है। फिर जब वो कहती है कि तुम्हारे अपने शब्द कहते हैं कि विजडम फूल तक नहीं पहुंच सकती, तो इसका मतलब ये है कि सच्चाई जो है वो मतलब कि हर किसी को नहीं मिलती, यानी कि सच्चाई की जो समझ है वो हर किसी को नहीं मिल सकती। अगर कोई इंसान सीरियस नहीं है, मेहनत नहीं करता है या फिर बस दुनिया की फालतू चीज़ों में लगा रहता है, तो वो उस लेवल की समझ तक कभी पहुंच ही नहीं सकता। यहाँ पर हमारी पोइटिस का इंटेंशन ये दिखाना है कि मॉरल और डिवाइन लाइफ बिल्कुल भी ईजी नहीं होती है। उनके लिए जो है वो इंसान का, उसके लिए मतलब कि डिवाइन लाइफ को पाने के लिए इंसान का जो अपना माइंड है वो स्ट्रांग और क्लीन रखना पड़ता है। वो इनडायरेक्टली ये भी कह रही है कि अगर हम बेवकूफ़ी या फिर गलत सोच में फंसे रहेंगे तो भगवान के पास जाने वाला रास्ता हमें कभी समझ ही नहीं आएगा, यानी कि उस रास्ते को हम कभी समझ ही नहीं पाएंगे। इस लाइन में स्ट्रगल भी दिख रहा है, क्योंकि वो मान रही है कि विजडम सबसे ऊपर है, हाई लेवल पर है, और उस तक पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत, फोकस और सीरियस एटीट्यूड चाहिए। मतलब कि हमारी पोइट्री हमें सिखा रही है कि अगर हमें एटर्नल लाइफ या फिर भगवान के करीब जाना है, तो पहले अंदर की सोच को सुधारना पड़ेगा और हमारी बेवकूफ़ियों को छोड़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर हमारी इन दो लाइंस में हमें समझाया गया है। अब दोस्तों, इसके बाद आगे हमारी पोइटेस कहती है, आई सीज टू वंडर एंड नो मोर अटेम्प्ट दाइन हाइट एक्सप्लोर और फैथम दाई प्रोफाउंड। दोस्तों, यहाँ पर हमारी पोइटेस कह रही है कि अब मैं हैरान होना बंद करती हूँ, और अब मैं तुम्हारी ऊंचाई को जानने की कोशिश भी नहीं करती, ना ही तुम्हारी गहराई को पूरी तरह समझने की कोशिश करती हूँ। दोस्तों, हाइट का मतलब है कि एक तरीके से हमारी पोइटेस कह रही है कि तुम बहुत ज़्यादा ग्रेट हो, तुम कितनी हाइट पर हो, तुम कितनी ज़्यादा ग्रेट पोजिशन पर हो। ये सारी बातें हमारी पोइटेस वर्चू को कह रही है। और प्रोफाउंड का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा डीप होना, बहुत ही ज़्यादा गहरी होना, समझने में मुश्किल होना, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होना, तो उसे यहाँ पर प्रोफाउंड कहा गया है। अब इसे सिंपल तरीके से समझते हैं इस बात को कि हमारी पोइटेस कहना क्या चाहती है। यहाँ पर हमारी जो पोइटेस है वो वर्च्यू यानी कि अच्छाई से बात कर रही है। पहले वो उसे समझने की कोशिश कर रही थी, पर अब वो कह रही है कि वर्च्यू इतनी हाई और इतनी डीप है कि इंसान उसको पूरी तरह नाप ही नहीं सकता। जैसे समुद्र कितना गहरा होता है ये हम पूरी तरह से जान नहीं सकते, वैसे ही अच्छाई और भगवान की समझ भी बहुत ही ज़्यादा गहरी होती है। आगे कहा गया है, आई सीज टू वंडर। इसका मतलब है कि अब वो कंफ्यूज या फिर हैरान नहीं हो रही है, क्योंकि उन्हें समझ आ गया है कि हर चीज़ को पूरी तरह दिमाग से समझना पॉसिबल नहीं हो सकता। यहाँ पर हमारी पोइटेस का इंटेंशन ये दिखाना है कि कभी कभी इंसान को एक्सेप्ट करना पड़ता है कि जो डिवाइन चीज़ें होती है वो हमसे बड़ी होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी पोइटेस यहाँ पर गिव अप कर रही है, बल्कि ये एक तरीके से रिस्पेक्ट दिखाने का तरीका है। जैसे कि हमारी पोइटेस कह रही हो कि तुम बहुत ज़्यादा ग्रेट हो, तुम बहुत ज़्यादा ऊपर हो, मैं तुम्हें पूरी तरह समझ नहीं सकती पर मैं तुम्हें मानती हूँ। इस तरीके का एक भाव जो है वो हमारी पोइटेस की बातों से निकल कर आता है।
दोस्तों साथ ही साथ ये जो लाइन है वो स्ट्रगल भी दिखाती है, क्योंकि हमारी पोइटेस ने ट्राई किया पर उन्हें रियलाइज़ हुआ कि वर्चू की हाइट और डेप्थ इंसान की सोच से बहुत ही ज़्यादा ऊपर है। इस तरह ये जो लाइन है वो हमारी पोएम के थीम से जुड़ी हुई है कि मॉरल और डिवाइन लाइफ को पाना ईजी नहीं होता है और उसे पूरी तरह समझना तो और भी ज़्यादा मुश्किल होता है। इसलिए यहाँ पर हमारी पोइटेस हमें सिखाती है कि कभी कभी हमें अपनी लिमिट समझकर, ईगो को छोड़कर सीधे दिल से अच्छाई को फॉलो करना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें इन 2 लाइंस में समझाया गया है। अब दोस्तों आगे हमारी पोइटेस कहती है, बट ओ माई सोल सिंक नॉट इनटू डिस्पेयर। दोस्तों यहाँ पर हमारी पोइटेस क्या कह रही है कि लेकिन ओ मेरी सोल, सोल का मतलब होता है हमारी आत्मा या फिर हमारे अंदर का सच्चा हिस्सा। तो हमारी पोइटेस क्या कह रही है कि लेकिन ओ मेरी सोल तुम निराश मत होना। डिस्पेयर मतलब होता है कभी कभी हिम्मत हार जाना, यानी कि जब हम कहते हैं डिस्पेयर तो इसका मतलब होता है हिम्मत हार जाना, निराश हो जाना। यानी कि हमारी पोइटेस अपनी ही सोल को, अपनी ही आत्मा को क्या समझा रही है कि तुम निराश मत होना। अब इसे सिंपल तरीके से समझते हैं। यहाँ पर हमारी पोइटेस जो है वो अपने ही दिल और अंदर की आवाज़ से बात कर रही है। पहले वो मान चुकी थी कि वर्चू बहुत ही ऊपर और बहुत ही गहरी होती है जिसे पूरी तरीके से समझना मुश्किल है। अब उन्हें लग रहा है कि शायद वो उस चीज़ तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगी। इसलिए वो तुरंत अपने आप को समझाती है, अपने आप को कंसोल करती है कि हिम्मत मत हारो। यहाँ पर हमारी पोइटेस का इंटेंशन ये दिखाना है कि स्पिरिचुअल लाइफ में स्ट्रगल आता है। कभी लगता है कि हम भगवान के करीब नहीं जा पा रहे हैं या फिर हम परफेक्ट नहीं बन पा रहे हैं, पर इस लाइन में वो अपने आप को मोटिवेट कर रही है। वो कह रही है कि चाहे वर्चू कितनी भी हाई हो, इसका मतलब ये नहीं है कि कोशिश छोड़ दी जाए। दोस्तों ये लाइन थीम से इसलिए जुड़ी है क्योंकि इस पूरी पोएम में हमने जो है वो मॉरल और डिवाइन लाइफ को पाने की ही बात की है। अगर इंसान बीच में निराश हो जाए तो वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए यहाँ पर हमारी पोइटेस एक इम्पॉर्टेंट बात सिखा रही है कि लाइफ में स्ट्रगल आएगा, मुश्किलें आएंगी, पर अंदर से स्ट्रांग रहना है, डिस्पेयर में डूब नहीं जाना है, यानी कि हिम्मत नहीं हारनी है। मतलब भगवान तक का जो रास्ता है वो पेशेंस यानी कि बहुत ही सब्र और होप से मिलता है, सब्र और आशा से मिलता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इस लाइन में हमें क्या बताया गया है। दोस्तों इसके बाद आगे हमारी पोइटेस कह रही है, वर्च्यू इज नियर दी एंड विद जेंटल हैंड वुड नाउ एम्ब्रेस दी, होवर्स ओवर दाइन हेड। दोस्तों यहाँ पर क्या वो कह रही है हमारी पोइटेस कह रही है कि वर्च्यू, वर्च्यू जो है, वर्च्यू का मतलब होता है अच्छाई और सही रास्ता, वो तुम्हारे पास ही है। वर्च्यू क्या है, तो तुम्हारे करीब ही है और वो अपने जेंटल हैंड से तुम्हें अब गले लगाना चाहती है। हैंड का मतलब होता है, जेंटल हैंड का मतलब है प्यार से और नरम तरीके से अब क्या करना चाहती है, तो तुम्हें गले लगाना चाहती है। और वो तुम्हारे सर के ऊपर होवर कर रही है। होवर का मतलब होता है तुम्हारे आसपास ही मंडरा रही है या फिर करीब ही घूम रही है। अब इस बात को सिंपल तरीके से समझते हैं। यहाँ पर हमारी जो पोइटेस है वो फिर से वर्चू को एक जिंदा गाइड की तरह दिखा रही है, जैसे कि वो कोई इंसान हो जो प्यार से अपना हाथ जो है वो हमारी तरफ आगे बढ़ा रही है। पहले उन्होंने कहा था कि अपनी सोल को बोला था कि कभी निराश मत होना, और अब वो जो है वो तसल्ली दे रही है कि अच्छाई जो है वो ज़्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल पास ही है। यहाँ पर जेंटल हैंड का मतलब है वर्चू जो है वो ज़बरदस्ती नहीं करती है, वो प्यार से गाइड करती है। यहाँ पर हमारी पोइटेस का इंटेंशन ये दिखाना है कि भगवान का जो रास्ता होता है वो डराने वाला नहीं होता है, बल्कि बहुत ही केयरिंग होता है। एम्ब्रेस दी का मतलब होता है गले लगाना, इसका मतलब होता है एक्सेप्ट करना किसी को। मतलब अगर इंसान सच में कोशिश करे तो अच्छाई उसे क्या करती है, तो अपना लेती है, अपना बना लेती है। होवर्स ओवर दाइन हेड। दोस्तों इस लाइन से वो ये बताना चाहती है कि वर्चू बिल्कुल करीब है, जैसे कोई फरिश्ता हमारे सिर के ऊपर हमें प्रोटेक्ट करता है, उस तरीके से। दोस्तों इस लाइन में जो है वो होप और कंफर्ट है। और इस लाइन को अगर थीम से जोड़कर देखो तो ये जो लाइन है वो ये दिखाती है कि स्पिरिचुअल लाइफ में स्ट्रगल के बाद भी इंसान अकेला नहीं होता है। अच्छाई हमेशा पास होती है, बस हमें अपने दिल खोलने पड़ते हैं। पोइट यहाँ पर हमें ये समझा रही है कि हिम्मत रखो, क्योंकि मॉरल और डिवाइन लाइफ हमसे दूर नहीं है, वो तो बस एक ही कदम पास खड़ी है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें समझाया गया है। दोस्तों इसके बाद हमारी अगली लाइन है, फेन वुड द हेवन बॉर्न सोल विद हर कन्वर्स। दोस्तों हेवन बॉर्न सोल, हेवन बॉर्न सोल का मतलब होता है ऐसी सोल जो भगवान से आई है, यानी कि एक पवित्र आत्मा। और हमारी जो आत्मा है उसे ही यहाँ पर हेवन बॉर्न सोल कहा गया है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि ये जो हेवन बॉर्न सोल है वो बहुत चाहती है कि वो वर्चू से बात करे, उसके साथ समय बिताए। फेन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा इच्छा होना, और कन्वर्स का मतलब होता है बात करना या फिर दिल से बातचीत करना। ओके, अब इसे सिंपल तरीके से समझते हैं। यहाँ पर हमारी पोइटेस कह रही है कि हमारी जो सोल है वो असल में भगवान से जुड़ी हुई है। इसलिए वो कैसे है, तो हेवन बॉर्न सोल है।
वो ऊपर से आई है, इसलिए उसका जो मन है वो नेचुरली अच्छाई की तरफ जाता है। यानी कि जैसे यहाँ पर बताया गया है ना, हेवन बोर्न सोल विथ हर कन्वर्स, तो यहाँ पर यही बताया गया है कि यूजुअली हमारा जो मन है वो नेचुरली अच्छाई की तरफ जाता है। जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ के पास रहना चाहता है हमेशा, वैसे ही हमारी जो आत्मा है वो वर्च्यू यानी कि अच्छाई के पास रहना चाहती है। यहाँ पर हमारी पोइटेस का इंटेंशन ये दिखाना है कि इंसान के अंदर से एक आवाज़ आती है जो उसे सही रास्ते पर हमेशा ले जाना चाहती है। मतलब अच्छाई कोई ज़बरदस्ती वाली चीज़ नहीं है, वो हमारे अंदर नेचुरल विश है। ये लाइन हमें जो है वो थीम, हमारी जो थीम है उससे इस तरीके से जुड़ी हुई है क्योंकि हमारी पोएम में हमने जो है वो मॉरल और डिवाइन लाइफ की बात की है। यानी हमारी पोइटेस बताती है कि भगवान तक पहुंचने की जो चाह है वो हमारे अंदर ऑलरेडी होती है, बस हमें उसे सुनने सुनने की देर होती है। इस लाइन में जो है वो प्यार और कनेक्शन का फील भी है, जैसे सोल और वर्चू के बीच जो है वो एक गहरा यानी कि क्लोज रिश्ता हो। हमारी जो पोइटेस है वो हमें समझा रही है कि अगर हम अपने अंदर की सच्ची फीलिंग को फॉलो करते हैं तो वो हमें सीधा अच्छाई और भगवान के पास ले जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। दोस्तों आगे हमारी पोइटेस कहती है, देन सीक देन कोर्ट हर फॉर हर प्रॉमिस्ड ब्लिस। दोस्तों यहाँ पर हमारी पोइटेस क्या कह रही है कि तो फिर उसे ढूंढो। किसको ढूंढो? वर्चू को ढूंढो। सीख का मतलब होता है उसकी तलाश करो, फिर उसे पाने की कोशिश करो और उसे खुश करो। किसको खुश करो, किसको पाने की कोशिश करो? तो वर्चू को। कोर्ट का मतलब होता है प्यार से अपने पास लाने की कोशिश करना। क्यों करो ये सब? क्योंकि वो तुम्हें प्रॉमिस्ड ब्लिस देगी। प्रॉमिस्ड ब्लिस देगी यानी कि प्रॉमिस्ड ब्लिस का मतलब होता है जो खुशी और सुकून का वादा उसने किया है तुमसे, वो तुम्हें पूरा करके तुम्हें वर्चू वापस लौटाएगी। अब इसे सिंपल तरीके से समझते हैं। यहाँ पर हमारी जो पोइटेस है वो सीधे हमें एडवाइस दे रही है। पहले उन्होंने बताया था कि वर्चू हमारे पास ही है, यानी कि हमारी जो सोल है वो उससे बात करना चाहती है। और अब वो कह रही है कि अगर ऐसा है, यानी कि वर्चू अगर पास ही है, तो सिर्फ सोचने से काम कैसे चलेगा? तुम्हें एक्शन लेना होगा। सीख का मतलब है कि तुम्हें एक्टिवली ढूंढना पड़ेगा, तलाश करनी पड़ेगी। मतलब अपनी लाइफ में अच्छाई को इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा, अपनी अच्छाई को समझना पड़ेगा। कोर्ट हर का मतलब होता है जैसे कोई किसी को प्यार से अपने पास लाना चाहता है, बुलाना चाहता है, वैसे ही तुम्हें भी वर्चू को रिस्पेक्ट और लव के साथ अपनाना पड़ेगा। यहाँ पर हमारी पोइटेस का इंटेंशन ये दिखाना है कि मॉरल और डिवाइन लाइफ अपने आप नहीं मिलती है, उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत और डेडिकेशन चाहिए। और प्रॉमिस्ड ब्लिस से वो ये बताना चाहती है कि अगर तुम सच में सच्चाई को अपनाओगे, अच्छाई को अपनाओगे, तो तुम्हें अंदर का सुकून, खुशी और आखिर में एटर्नल लाइफ मिलेगी। प्रॉमिस ब्लिस में यही सारी क्वालिटीज़ आती है। यानी कि एक तो अगर आप मतलब कि अच्छाई अपनाओगे तो आपको सुकून मिलेगा, खुशी मिलेगी और एक एटर्नल डिवाइन लाइफ भी मिलेगी। दोस्तों ये जो लाइन है वो पूरी थीम को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। मतलब कि यहाँ पर एक सिंपल सा मैसेज दिया गया है कि स्ट्रगल के बाद होप है और होप के बाद रिवॉर्ड है। पोइटेस हमें समझा रही है कि भगवान तक का जो रास्ता है वो बिल्कुल ओपन है, पर हमें खुद चलकर उस तक पहुँचना पड़ेगा, कोई हमें वहाँ पर पहुँचाएगा नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें समझाया गया है। दोस्तों इसके बाद हमारे अगले स्टैंजा में हमारी पोइटेस कहती है, ऑस्पिशियस क्वीन दाइन हेवनली पीनियंस स्प्रेड एंड लीड सेलेस्टियल चेस्टिटी अलोंग। दोस्तों यहाँ पर हमारी पोइटेस कह रही है कि ओ ऑस्पिशियस क्वीन। ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ और अच्छा, मतलब कि जो हमारा गुड लक लाता है, ऐसी चीज़ को हम ऑस्पिशियस कहते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा गया है? ओ ऑस्पिशियस क्वीन, यानी कि ओ शुभ और अच्छी रानी, यानी कि वर्चू को यहाँ पर क्या कहा गया है? तो रानी माना गया है। अपने हेवनली पीनियंस फैला दो। पीनियंस का मतलब होता है स्वर्ग जैसे पंख। हेवनली पीनियंस यानी कि पंख होते हैं। पीनियंस का मतलब होता है पंख और हेवनली पीनियंस का मतलब होता है स्वर्ग जैसे पंख। यानी कि यहाँ पर हमारी जो पोइटेस है वो वर्चू को क्या कह रही है कि ओ शुभ रानी, तुम क्या करो तो अपने हेवनली पीनियंस को यानी कि पंखों को फैला दो और अपने साथ सेलेस्टियल चेस्टिटी। सेलेस्टियल चेस्टिटी का मतलब होता है बहुत ही पवित्र और साफ रहने वाली सोच और जीवन, तो उसे कहा गया है सेलेस्टियल चेस्टिटी। उसे जो है वो अपने साथ ले चलो। अब इसे अच्छे तरीके से समझते हैं। यहाँ पर हमारी जो पोइटेस है वो वर्चू को एक रानी की तरह दिखा रही है जो सबसे ऊपर है और जिसके पास पावर है लोगों को गाइड करने की, लोगों को सही रास्ता दिखाने की। अब ऑस्पिशियस का मतलब होता है जो चीज़ें शुभ होती है, जो चीज़ें अच्छा फ्यूचर लाती है। तो इससे वो बताना चाहती है कि वर्चू हमारे लिए गुड लक और सही डायरेक्शन लाती है। हेवनली पीनियंस स्प्रेड का मतलब है कि अपने स्वर्ग जैसे पंख खोल दो। जैसे कि कोई फरिश्ता उड़ान भरने वाला होता है तब वो पंख खोलता है, यानी कि पंख फैलाता है, उस तरीके से तुम क्या करो तो अपने पंख खोल दो। यहाँ पर हमारी पोइटेस का इंटेंशन ये है कि वर्चू जो है, यानी कि जो अच्छाई और सच्चाई है, वो इंसान को ऊपर उठाए। मतलब कि नॉर्मल दुनिया की जो छोटी सोच है उससे ऊपर ले जाए। फिर वो हमारी पोइटेस कहती है कि लीड सेलेस्टियल चेस्टिटी अलोंग। दोस्तों यहाँ पर चेस्टिटी का मतलब सिर्फ एक चीज़ नहीं है,
बल्कि इसका मतलब जो है वो क्लीन हार्ट, साफ दिल हो सकता है, साफ सोच हो सकता है, कंट्रोल वाली लाइफ हो सकती है। वैसे अगर आप देखोगे तो इसका जो लिटरल मीनिंग है चेस्टिटी का, वो होता है ब्रह्मचर्य या फिर पवित्रता। ओके, ये जो वर्ड है वो थोड़ा सेक्सुअल चीज़ों से जुड़ा हुआ है, लेकिन अगर यहाँ पर इसका मतलब हम निकालें तो यहाँ पर इसका मतलब आएगा कि हमारा जो साफ मन है, हमारी जो साफ सोच है, हमारी जो कंट्रोल वाली लाइफ है, उसे यहाँ पर सेलेस्टियल चेस्टिटी कहा गया है। यानी कि हमारी पोइटेस कहना चाहती है कि जब वर्चू आएगी तो वो साफ और पवित्र जीवन को भी साथ में लाएगी, ताकि इंसान बिल्कुल प्योर तरीके से भगवान के रास्ते पर चल सके। इस लाइन का जो थीम है वो ये है कि पूरे पोएम में हमें यही थीम समझाया गया है कि कैसे हम मॉरल और डिवाइन लाइफ को पाने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पर वो प्रार्थना जैसा फील दे रही है हमारी पोइटेस, जैसे कि वो कह रही हो कि ओ वर्चू तुम आओ, हमें ऊपर उठाओ और हमें साफ और सही जीवन जीने में गाइड करो। दोस्तों इस लाइन में जो है वो रिस्पेक्ट, रिक्वेस्ट और होप, तीनों चीज़ें जो है वो एक साथ दिख रही है। तो इस तरीके से आपको समझना है कि इन लाइन्स में हमें क्या समझाया गया है। दोस्तों इसके बाद हमारी पोइटेस कहती है, लो नाउ हर सैक्रेड रेटिन्यू डिसेंड्स अरेड इन ग्लोरी फ्रॉम द ऑर्ब्स अबोव। दोस्तों यहाँ पर हमारी पोइटेस कह रही है कि देखो अब उसका सैक्रेड रेटिन्यू। दोस्तों सैक्रेड रेटिन्यू का मतलब होता है कि वर्चू के साथ आने वाला पवित्र ग्रुप या फिर उसके साथियों का झुंड वो नीचे उतर रहा है। यानी कि देखो जो वर्चू का सैक्रेड रेटिन्यू है, उसके जो साथी है वो अब नीचे उतर रहे हैं, और वो सब ग्लोरी, ग्लोरी का मतलब होता है रोशनी और शान। यानी कि वो सब कैसे हैं, तो रोशनी और शान में सजकर ऊपर के ऑर्ब से नीचे आ रहे हैं। ऑर्ब का मतलब होता है दोस्तों आसमान या फिर स्वर्ग या फिर गोल कोई जगह, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि देखो अब ये जो वर्चू का जो सैक्रेड रेटिन्यू है, उसके जो साथी है वो नीचे उतर रहे हैं, और वो सब बिल्कुल रोशनी और शान में सज धज कर ऊपर से नीचे की तरफ धरती पर आ रहे हैं। इसे अब सिंपल तरीके से समझते हैं। यहाँ पर हमारी जो पोइटेस है वो इमेजिनेशन का यूज़ कर रही है। पहले उन्होंने वर्चू को क्वीन बोला था, उसे पंख फैलाने को कहा था। अब वो बोल रही है कि देखो वो सच में आ रही है, और अकेली नहीं आ रही बल्कि अपने साथ एक पूरा पवित्र ग्रुप लेकर आ रही है। इससे हमारी पोइटेस दिखाना चाहती है कि जब अच्छाई आती है तो सिर्फ एक क्वालिटी नहीं आती, बल्कि बहुत ही अलग अलग, मतलब कि अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ आपके अंदर आ जाती है, अच्छी चीज़ें उसके साथ आती है, जैसे कि साफ दिल, पेशेंस, प्यार, कंट्रोल, भगवान के करीब रहना। ये सारी चीज़ें जो है वो अच्छाई के साथ आपको अपने आप मिल जाती है। अरेड इन ग्लोरी का मतलब है कि वो सब रोशनी और शान में दिख रहे हैं, मतलब कि उनमें डिवाइन चमक है। फ्रॉम द ऑर्ब्स अबोव से पोइट बताना चाहती है कि ये सब स्वर्ग से आ रहे हैं, मतलब कि ये चीज़ें नॉर्मल दुनिया की नहीं है बल्कि भगवान से जुड़ी हुई है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारी पोइटेस का इंटेंशन ये है कि जब इंसान वर्चू को एक्सेप्ट करता है तो उसकी लाइफ में डिवाइन चेंजेस आते हैं, जैसे स्वर्ग से रोशनी खुद उसके ऊपर है वो उतर कर छा गई हो। यानी कि अगर आप अच्छाई को एक्सेप्ट करोगे तो आपके पास सिर्फ एक क्वालिटी नहीं आएगी, बल्कि क्वालिटीज़ का पूरा, अच्छे साथियों का पूरा पवित्र ग्रुप का पूरा झुंड आ जाता है, सैक्रेड रेटिन्यू आपको मिलता है। दोस्तों ये जो लाइन है वो थीम से बिल्कुल मैच करती है, क्योंकि पूरी पोयम में हमने जो है वो मॉरल और डिवाइन एक्सीलेंस की बात की है। यहाँ पर हमारी पोइटेस दिखाना चाहती है कि अच्छाई को अपनाने से इंसान के पास एक पूरा डिवाइन सपोर्ट सिस्टम आ जाता है, जो उसे एटर्नल लाइफ की तरफ ले जाने में मदद करता है। इस तरीके से आपको समझना है कि इस लाइन में हमें क्या बताया गया है। दोस्तों आगे हमारी पोइटेस कहती है, अटेंड मी वर्च्यू थ्रो माई यूथफुल ईयर्स। दोस्तों यहाँ पर हमारी पोइटेस कह रही है कि ओ वर्च्यू मेरी मदद करो, मेरे साथ रहो मेरी जवानी के सालों में। यहाँ पर अटेंड मी का मतलब होता है मेरे साथ रहो, मुझे गाइड करो, और यूथफुल ईयर्स का मतलब होता है जवानी का टाइम, जब इंसान यंग होता है वो वाला टाइम। अब यहाँ पर हमारी पोइटेस क्या कह रही है, यहाँ पर हमारी जो पोइटेस है वो सीधा रिक्वेस्ट कर रही है, प्रार्थना कर रही है। वो वर्च्यू से कह रही है कि मेरी लाइफ के शुरू के सालों में मेरे साथ रहना, क्योंकि जवानी का टाइम ऐसा होता है जब इंसान जो है वो जल्दी बहक सकता है, भटक सकता है। यंग एज में बहुत ज़्यादा टेम्पटेशंस होते हैं, टेम्पटेशंस यानी कि मतलब बहुत ज़्यादा लालच होता है, गलत चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, और इंसान गलत डिसीजन ले भी सकता है। तो इसलिए हमारी पोइटेस चाहती है कि अच्छाई उनके साथ रहे ताकि वो सही डायरेक्शन में हमेशा चल सके। यहाँ पर उनका इंटेंशन ये दिखाना है कि मॉरल लाइफ जो है वो छोटी एज से ही स्टार्ट हो जानी चाहिए। अगर जवानी में इंसान सही रास्ता पकड़ लेगा तो आगे चलकर उसको भगवान के करीब रहने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों ये जो लाइन है वो हमारी थीम से इसलिए जुड़ी हुई है क्योंकि हमारी पूरी पोयम में हमने डिवाइन लाइफ और एटर्नल हैप्पीनेस की बात की है। यहाँ पर हमारी पोइटेस मान रही है कि बिना वर्चू के इंसान अकेला पड़ सकता है और दुनिया के चक्कर में फंस सकता है। इसीलिए वो प्यार से रिक्वेस्ट कर रही है वर्चू से कि मेरे साथ रहना, मुझे गाइड करना, ताकि मेरी जो लाइफ है वो शुरू से ही अच्छाई के रास्ते पर चल सके। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें समझाया गया है।
दोस्तों इसके बाद हमारी पोइटेस कह रही है, ओ लिव मी नॉट टू द फॉल्स जॉयज ऑफ टाइम। यानी कि यहाँ पर हमारी पोइटेस क्या कह रही है कि ओ मुझे मत छोड़ना इन झूठी खुशियों के पास जो सिर्फ थोड़े टाइम के लिए होती है। यहाँ पर फॉल्स जॉयज का मतलब है ऐसी खुशियाँ जो देखने में तो अच्छी लगती है पर असली में परमानेंट नहीं होती है। और ऑफ टाइम का मतलब होता है ऐसी खुशियाँ जो सिर्फ इस दुनिया तक सीमित है, इस छोटे से जीवन तक ही लिमिटेड है, जिसमें जो खुशियाँ हमें डिवाइन प्रेजेंस तक नहीं ले जा सकती। अब इसे सिंपल तरीके से समझते हैं। यहाँ पर हमारी जो पोइटेस है वो वर्च्यू से फिर से रिक्वेस्ट कर रही है। वो कह रही है कि मुझे दुनिया की ऐसी खुशियों के भरोसे मत छोड़ देना जो बस कुछ पल के लिए अच्छी लगती है। जैसे इंसान जो है वो कभी कभी पैसा, नाम या फिर मज़े के पीछे भागता है और उस टाइम उसे लगता है कि यही तो सब कुछ है, पर बाद में वो खुशी जो है वो ख़त्म हो जाती है क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो एक टाइम के बाद चली जाती है। हमारी पोइटेस का इंटेंशन यहाँ पर यह है कि असली सुकून और खुशी सिर्फ वर्च्यू और भगवान के पास है, ना कि इन दुनिया की टेम्पररी चीज़ों में। दोस्तों ये लाइन थीम से सीधा जुड़ी हुई है क्योंकि पूरी थीम ने हमें जो है वो मतलब कि एटर्नल लाइफ और डिवाइन एक्सीलेंस की बात की है। हमारी पोइटेस हमें समझा रही है कि दुनिया की खुशी सिर्फ टाइम तक लिमिटेड है, पर जो वर्चू हमें देगी ना वो हमेशा के लिए होती है। मतलब कि वो हमारे मरने के बाद, टाइम के बाद भी सीमित रहे, मतलब कि हमारे साथ रहेगी। इसीलिए वो ऑलमोस्ट डर के साथ कह रही है कि मुझे अकेला मत छोड़ना वरना मैं शायद इन झूठी खुशियों में फंस जाऊंगी। दोस्तों इस लाइन में एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग भी है कि इंसान को शॉर्ट टर्म प्लेजर के चक्कर में अपना बड़ा गोल नहीं भूलना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें बताया गया है। दोस्तों इसके बाद हमारी पोइटेस कह रही है, बट गाइड माई स्टेप्स टू एंडलेस लाइफ एंड ब्लिस। दोस्तों यहाँ पर हमारी पोइटेस कहती है कि लेकिन मेरे कदमों को गाइड करो। गाइड माई स्टेप्स का मतलब होता है मेरी लाइफ के हर डिसीजन में सही रास्ता दिखाओ मुझे, ताकि मैं एंडलेस लाइफ और ये जो मतलब कि ब्लिस है उस तक पहुंच सकूं। एंडलेस लाइफ का मतलब होता है ऐसी लाइफ जो कभी ख़त्म ना हो, यानी कि हमेशा रहने वाली लाइफ। और ब्लिस का मतलब होता है गहरी और असली खुशी। यानी कि हमारी जो पोइटेस है वो वर्चू से क्या कह रही है कि मेरे कदमों को गाइड करो ताकि मैं एंडलेस लाइफ तक पहुंच सकूं और ब्लिस तक पहुंच सकूं। अब इसे सिंपल तरीके से समझते हैं। यहाँ पर हमारी जो पोइटेस है वो फिर से वर्चू से बात कर रही है। पहले उन्होंने कहा था कि मुझे झूठी और थोड़े टाइम वाली खुशियों में मत छोड़ना। अब वो उसका अपोजिट बोल रही है कि मुझे सही डायरेक्शन में ले चलो। गाइड माई स्टेप्स का मतलब है कि मेरी लाइफ का हर कदम तुम्हारे कंट्रोल में हो, मैं अपनी मर्जी से कोई गलत रास्ता ना चुन लूँ। यहाँ पर हमारी पोइटेस का इंटेंशन ये दिखाना है कि इंसान को अपनी अक्ल पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि अच्छाई से डायरेक्शन लेनी चाहिए। एंडलेस लाइफ एंड ब्लिस से वो बताना चाहती है कि उनका जो गोल है वो सिर्फ इस दुनिया की लाइफ नहीं है, बल्कि भगवान के साथ हमेशा वाली लाइफ है जहाँ पर असली सुकून मिलता है। ये जो लाइन है वो पूरी पोएम का फाइनल गोल क्लियर कर देती है कि स्ट्रगल के बाद टेम्पटेशन से बचकर वर्चू की हेल्प से इंसान एटर्नल लाइफ तक पहुंच सकता है। यहाँ एक स्ट्रॉन्ग फेथ और होप का फील भी है। पोइटेस हमें समझा रही है कि अगर हम अपने कदम अच्छाई के हवाले कर देते हैं तो हमें सीधा परमानेंट खुशी और भगवान के पास वो ले जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें समझाया गया है। दोस्तों इसके बाद हमारी अगली लाइन आती है, ग्रेटनेस और गुडनेस से व्हाट आई शाल कॉल दी। दोस्तों यहाँ पर हमारी पोइटेस वर्चू से कह रही है कि बताओ मैं तुम्हें क्या बोलूँ, ग्रेटनेस बोलूँ या फिर गुडनेस बोलूँ। ग्रेटनेस का मतलब होता है बहुत ही बड़ा और महान होना, और गुडनेस का मतलब होता है बहुत ही अच्छा और सही होना। यानी कि हमारी पोइटेस यहाँ पर कह रही है कि मैं तुम्हें क्या नाम दूँ। इसे अब जो है वो हम सिंपल तरीके से समझते हैं। यहाँ पर हमारी जो पोइटेस है वो कंफ्यूज नहीं है बल्कि एडमायर कर रही है। वो वर्चू को देखकर सोच रही है कि तुम इतनी स्पेशल हो कि समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हें क्या नाम दूँ। ग्रेटनेस बोलूँ तो तुम मतलब सबसे ऊपर और पावरफुल हो, और गुडनेस बोलूँ तो तुम सबसे अच्छी हो और प्योर हो। यहाँ पर हमारी पोइटेस का इंटेंशन ये दिखाना है कि वर्चू इतनी कंप्लीट है कि उसे एक ही वर्ड में बांधना मुश्किल होता है। वो सिर्फ अच्छाई नहीं, वो ग्रेटनेस भी है। वो इंसान को ऊपर उठाती है और उसे स्पेशल बनाती है। ये जो लाइन है वो हमारी थीम से जुड़ी हुई है क्योंकि पूरी पोयम में हमने मॉरल और डिवाइन एक्सीलेंस की बात की है। यहाँ पर हमारी पोइटेस दिखाती है कि वर्चू का जो लेवल है वो इतना हाई है कि इंसान उसे समझने में हैरान हो जाता है। दोस्तों इस लाइन में रिस्पेक्ट और प्यार दोनों है। जैसे कोई छोटा बच्चा किसी को देखकर जब बोलता है कि आप कितने अमेजिंग हो, मैं आपको क्या बोलूँ, ये नाम दूँ या फिर वो नाम दूँ। इस तरीके से हमारी पोइटेस भी जो है वो मतलब कि एडमायर करते हुए थोड़ी हैरान हो रही है। हमारी पोइटेस यहाँ पर बताना चाहती है कि वर्चू सिर्फ एक क्वालिटी नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी पावर है जो इंसान को एटर्नल लाइफ तक ले जा सकती है। तो इस तरीके से यहाँ पर इस एक लाइन में हमें समझाया गया है। दोस्तों इसके बाद हमारी अगली लाइंस आती है, टू गिव एन हायर अपलेशन स्टिल टीच मी अ बेटर स्ट्रेन अ नोबलर ले। दोस्तों यहाँ पर हमारी पोइटेस कह रही है कि अगर मुझे तुम्हें और भी ऊपर वाला नाम देना है, हायर एपेलेशन का मतलब होता है और भी बड़ा या फिर रिस्पेक्ट वाला नाम, तो अगर मुझे तुम्हें और भी ज़्यादा बड़ा वाला नाम देना है तो मुझे एक बेटर स्ट्रेन और एक नोबलर लो ले सिखाओ।
अब एक बेटर स्ट्रेन का क्या मतलब होता है? बेटर स्ट्रेन का मतलब होता है बोलने का अच्छा स्टाइल, बोलने का अच्छा तरीका। तो हमारी पोएटेस वर्चू से ही कह रही है कि अगर मुझे तुम्हें और भी ज़्यादा अच्छा नाम देना है, और भी ज़्यादा बड़ा नाम देना है, तो तुम मुझे सिखाओ कि मेरे बोलने का स्टाइल क्या होना चाहिए, और एक नोबलर ले भी सिखाओ। नोबलर ले का मतलब होता है अच्छी और ऊंची तरह से कविता या फिर गाना गाना, तो वो भी मुझे तुम सिखाओ। अब यहाँ पर हमारी पोएटेस कह रही है कि वर्चू इतनी स्पेशल है कि नॉर्मल वर्ड्स काफ़ी नहीं है। हायर एप्लेशन का मतलब होता है और भी बड़ा और रिस्पेक्ट वाला नाम। मतलब उन्हें लग रहा है कि ग्रेटनेस या फिर गुडनेस बोलना शायद कम है वर्चू के लिए, इसलिए वो कह रही है कि तुम ही मुझे सिखा दो कि मैं तुम्हारी तारीफ कैसे करूं। बेटर स्ट्रेन और नोबलर ले से वो बताना चाहती है कि मुझे और अच्छी लैंग्वेज और अच्छे पोएम्स लिखना सिखा दो, उसका तरीका बता दो, ताकि मैं तुम्हारी वैल्यू जो है वो सही से बता सकूं। यहाँ पर हमारी पोइटेस का इंटेंशन ये है कि वो सिर्फ वर्चू को फॉलो नहीं करना चाहती है, बल्कि उसकी जो तारीफ है वो भी सही लेवल पर करना चाहती है। ये जो है वो थीम से जुड़ी हुई लाइन है, क्योंकि इस पूरी पोएम में हमने डिवाइन इंस्पिरेशन की बात की है। मतलब कि भगवान या फिर वर्चू से ही हमारी पोइटेस जो है वो जानना चाहती है, उनसे ही वो पावर लेना चाहती है ताकि वो अच्छी कविताएं लिख सके। दोस्तों इस लाइन में एक तरीके से ह्यूमिलिटी भी है। ह्यूमिलिटी यानी कि एक विनम्रता रहने वाला भाव भी है, अपने आप को छोटा समझने वाला भी भाव है। यानी कि हमारी जो पोइटेस है वो वर्चू के सामने अपने आप को बहुत ही छोटा समझ रही है। वो मान रही है कि उनकी अपनी लैंग्वेज कम पड़ रही है वर्चू को डिस्क्राइब करने के लिए, इसलिए वर्चू ही उन्हें बेटर बना सकती है। दोस्तों इस तरह पोइट दिखाना चाहती है कि सच्ची मॉरल लाइफ सिर्फ फॉलो करने की ही नहीं, बल्कि उसे फील करने और एक्सप्रेस करने की भी चीज़ होती है, और उसके लिए भी डिवाइन हेल्प चाहिए होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें समझाया गया है। दोस्तों इसके बाद हमारी इस पोएम की लास्ट लाइन है, ओ दाउ एंथ्रोन विद चेरब्स इन द रेलम्स ऑफ डे। दोस्तों यहाँ पर हमारी पोएटेस इस लाइन में कह रही है कि ओ तुम जो चेरब्स, चेरब्स का मतलब होता है छोटे फरिश्ते या फिर स्वर्ग के मासूम एंजल्स। तो यहाँ पर हमारी पोएटेस क्या कह रही है वर्चू से कि तुम जो है वो चेरब्स के साथ रोशनी वाली जगह में बैठती हो। एंथ्रोन का मतलब होता है रानी की तरह सिंहासन पर बैठना। यानी कि यहाँ पर क्या कहा गया है, तो तुम जो है वर्चू को कहा गया है कि तुम कैसी हो, तो छोटे छोटे एंजल्स यानी कि जो फरिश्ते हैं उनके साथ एक बड़े से सिंहासन पर रोशनी वाली जगह पर बैठी हो, जो दिन जैसी रोशनी से भरी हुई जगह है वहाँ पर। यहाँ पर रेलम्स ऑफ डे का मतलब है रोशनी और स्वर्ग की दुनिया। अब यहाँ पर हमारी पोइटेस जो है वो फिर से वर्चू को बहुत ही ऊपर स्वर्ग के लेवल पर दिखा रही है। एंथ्रोन्ड का मतलब होता है सिंहासन पर बैठी हुई, मतलब कि सबसे ऊपर और रिस्पेक्ट वाली जगह पर बैठी हुई कोई चीज़। इससे वो बताना चाहती है कि वर्चू जो है वो कोई छोटी चीज़ नहीं है, वो डिवाइन लेवल की है। चेरब्स का मतलब होता है फरिश्ते जो भगवान के पास होते हैं। मतलब वर्चू जो है वो भगवान के बहुत ही क्लोज है, बहुत ही करीब है। रेलम्स ऑफ डे का मतलब है कि ये जो वर्ड है वो डार्कनेस से बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ सिर्फ रोशनी है, मतलब कि सच है, साफ सोच है और गुडनेस है, इस तरीके से वो दिखाना चाहती है। पोइट्स का इंटेंशन यहाँ पर यह है कि वो वर्चू को ऑलमोस्ट भगवान के पास का दर्जा दे रही है, ताकि ये क्लियर हो जाए कि मॉरल लाइफ डायरेक्टली डिवाइन वर्ल्ड से जुड़ी हुई होती है। दोस्तों इस ये जो लाइन है वो पूरी थीम को और भी स्ट्रॉन्ग बनाती है कि स्ट्रगल के बाद, रिक्वेस्ट के बाद अब वो वर्चू को एक हेवनली क्वीन के रूप में देख रही है जो एंजल्स के साथ बैठी है। इससे हमें समझ आता है कि हमारी पोइट्स के लिए अच्छाई सिर्फ एक हैबिट नहीं है, बल्कि स्वर्ग तक ले जाने वाली पावर है। वो दिखाना चाहती है कि अगर हम वर्चू को फॉलो करते हैं तो हम भी उस रोशनी वाली दुनिया की तरफ बढ़ सकते हैं, जहाँ पर एंडलेस लाइफ और असली खुशी मिलती है। तो इस तरीके से यहाँ पर इस लाइन में हमें समझाया गया है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी इस पोएम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन यहीं पर ख़त्म होता है। दोस्तों ये जो पोएम है वो हमें ये सिखाती है कि असली खुशी और एटर्नल लाइफ सिर्फ दुनिया की छोटी मोटी खुशियों से नहीं मिलती। असली खुशी और सुकून हमें अच्छाई यानी कि वर्चू को अपनाने से मिलती है। हमारी पोएट्स कह रही है कि वर्चू हमारे पास ही है, वो हमें गाइड करती है और हमारे अंदर की सोल को सही रास्ते पर ले जाती है। अगर हम अपने कदम अच्छाई के हवाले कर दे, दुनिया के लालच और गलत चीज़ों से दूर रहे और पेशेंस और ऑनेस्टी रखे, तो हमें रियल हैप्पीनेस और भगवान के करीब होने का मौका भी मिल सकता है। सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो पोएम का मैसेज ये है कि अंदर से अच्छा बनो, गलत चीज़ों को छोड़ो और वर्चू को यानी कि अच्छाई को फॉलो करो, तभी असली सुकून और एटर्नल लाइफ मिलेगी। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी इस पोएम में हमें समझाया गया था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको ये जो पोएम है वो अच्छे से समझ आई हो और साथ ही साथ पसंद भी आई हो। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर QR कोड दिख रहा है वहाँ से भी आप डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाली वीडियोज़ को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन।
और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।